हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स के। आज हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा आपको समझाया हुआ है कि इस चैप्टर में आप बेसिकली क्या पढ़ोगे, उसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, कैसे आप अप्लाई करोगे इस कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ में। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा समझा था इसका कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा था। इसमें ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अखिला नाम की लड़की का, जो एक फेयर में जाती थी, उसको दो चीज़ वहाँ पे पसंद थी, एक जाइंट व्हील वाली राइड और वहाँ पे एक हुपला वाला गेम, जिनकी कॉस्ट दी हुई थी आपको दोनों की 3 और 4 रुपीज़। और उसके बेसिस पे उसने बताया था कि उसने टोटल 20 रुपीज़ खर्च किए, तो उसको कैसे कैसे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था। फिर इसको कैसे लीनियर इक्वेशंस में फॉर्म किया जाता है ये सब डिस्कस किया था। पहले हम अपने नोट्स में जाते हैं। ठीक है, तो हमने वो वाला एग्जाम्पल तो डिस्कस करा ही था। उसके साथ साथ मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिया था फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको घर में आपकी मम्मी ने आपको मार्केट में भेजा 100 रुपये देकर कि जाओ जाकर है ना टमाटो और पोटैटो ले आओ। तो आपको वहाँ पे जाकर पता चला कि जो टोमेटो की कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है पर केजी और पोटैटो की 10 रुपीज़ पर केजी। अब आपको 100 रुपीज़ से इन दोनों को ही खरीदना है और सारे पैसे खर्च करने हैं 100 रुपये। तो आपके जैसे कि हमने देखा था डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल या तो आप 5 किलो टोमेटो ही ले लो तो आपके पूरे 100 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे, तो आपको 0 kg पोटैटो मिलेगा फिर। और या तो आप सारे पोटैटो ही ले लो तो आपको 10 kg पोटैटोज आ जाएंगे, फिर आपको टोमेटो नहीं आएगा। फिर अगर हम दोनों ले तो आप 4 kg अगर टोमेटो ले लोगे तो 4 × 20 80 रुपीज़ आपके खर्च हो जाएंगे। फिर बचा आपके पास 20 रुपीज़, तो आप उस 20 रुपीज़ से 2 किलो पोटैटो ले सकते हो। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि काफ़ी सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऐसे बन सकते हैं जब आपको सिर्फ एक ये दिया हो। ठीक है, फिर अगर हम इसमें और कंस्ट्रेंट्स डालते हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? आपकी लिमिट्स। यानी अगर हम इसमें और भी लिमिट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कि टोमेटो जो है ना क्वांटिटी में ज़्यादा होने चाहिए पोटैटो से, तब आपके जो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे थे उससे कुछ केसेस एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट केस था कि 5 kg टोमेटो और 0 kg पोटैटो। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये केस तो चल जाएगा कि चलो हाँ टोमेटो पोटैटो से ज़्यादा है। सेकंड केस में 4 kg और 2 kg आया था, जिसमें अभी भी टोमेटो पोटैटो से ज़्यादा है। बट तीसरा केस जब हमने लिया कि जिसमें 3 kg टोमेटो और 4 kg पोटैटो आया, तो ये केस एलिमिनेट हो गया था हमारा, क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट था टोमेटो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में हमारे से 2 ही केसेस बचे थे। फिर हमने अगर तीसरा कंस्ट्रेंट लगा दिया कि बोथ आर मैंडेटरी टू कम, यानी आपको दोनों लेना ही लेना है, तो उस केस में आपका फर्स्ट वाला केस भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका सिर्फ एक आंसर बचता है, ये वाला 4 kg और 2 kg वाला। ठीक है, तो हमने इससे समझा था कि कब हमारे जो रियल लाइफ में आप इन दोनों इक्वेशंस से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन जो आपकी लिमिट्स दे रखे हैं, यहाँ पे जैसे 3 लिमिट दे रखी थी, आप उससे इक्वेशंस फॉर्म करके कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जो फीजिबल हो। ठीक है, हमने ये समझा था। और जो एग्जाम्पल हमारा बुक में दिया हुआ था उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स को नंबर ऑफ राइड्स ले लें जाइंट व्हील की एंड वाई को हुपला के नंबर ऑफ टाइम्स ले लें कि जितनी बार उसने हुपला खेला, तो उससे जो 2 कंडीशन वहाँ पे दी हुई थी अगर हम उसको इक्वेशन के में फॉर्म करें, तो जो हुपला वहाँ पे बताया हुआ था कि जो हुपला है वो हाफ है जितनी बार उसने जाइंट व्हील की वाली राइड झूली। ठीक है, तो वाई जो आपका हाफ ऑफ एक्स आ गया, जिससे ये 2 इधर जाके 2y = x। एंड दूसरी इक्वेशन जो बोली थी आपका कि जो जाइंट व्हील की राइड की कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है एंड हुपला के कॉस्ट जो है 4 रुपीज़ है। तो जितनी बार भी उसने जाइंट व्हील की राइड ली होगी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रुपीज़ आ जाएगा कि आपने उस राइड में कितना पैसा खर्च किया खिलाने। और ऐसे ही 4 टाइम्स हम जितनी बार उसने हुपला खेला उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल 20 रुपीज़ है उसको जितना उसने खर्च किया उससे आपको कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखी थी कि अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आई आपकी डेसिमल में आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितनी बार उसने हुपला खेला वो कोई पॉइंट में तो आ नहीं सकता, वो कोई एक डेफिनेट नंबर होगा। ये तो है नहीं ना कि उसने 3.5 टाइम्स खेल लिया। तो 3.5 टाइम्स क्या होता है? या तो 3 बार खेला या 4 बार खेला। 3.5 क्या होता है? तो ये डेसिमल में नहीं आएगी वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो भी y की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही थी, तो विच इज नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू हमने 3 रखी तब भी y की वैल्यू आपकी डेसिमल में आई। तो जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तब आपकी y की वैल्यू 2 आई। तो जिसका मतलब क्या
आपका x, इफ x इक्वल्स टू 4 देन y इज इक्वल्स टू 2 आया, तो यानी आपकी पहली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाइड हो गई, और जो दूसरी कंडीशन थी कि y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x, देखो वो भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि y क्या है, x का आधा, 4 का आधा 2, तो ये सही, इसमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों कंडीशन इस सॉल्यूशन पे सेटिस्फाइड करी, तो ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। अब हो सकता है इसके और भी सॉल्यूशंस हो, तो जब हमने इसकी वैल्यूज और पुट करी आगे, तो जब हमने x की वैल्यू 5 डाली तो आपकी y की वैल्यू अभी भी 5/4 यानी फ्रैक्शन में आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, एंड x की वैल्यू 6 डाली तो भी y की वैल्यू आपकी आधी आ रही है। ठीक है, तो अब जब हम जैसा जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो x की वैल्यू आप बड़ी करते जा रहे हो और y की वैल्यू और छोटी होती जा रही है, हाफ नहीं हो रही, तो इससे आगे जब आप करोगे तो इसके आगे कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो यानी इस केस में आपका यही एक आंसर आया था आपका डेफिनेट, इसके आगे कोई आंसर आएगा नहीं। ठीक है, बट ये जो मेथड है दिस इज अ नॉर्मल और वी कैन से जनरल मेथड, आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप वैल्यूज पुट कर रहे हो कि x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 पे रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 पे रख के देख लेते हैं, तो ये हिट एंड ट्रायल है, ये आपका कोई एस्टेब्लिश्ड मेथड नहीं है, ये भी कर सकते हो बट इसमें टाइम जाता है कि आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट करके। यहाँ पे तो भले ही आपका आंसर आपको पता चल गया कि इसके आगे वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, क्योंकि y की वैल्यू छोटी होती जा रही है। लेकिन ऐसे कंडीशन भी तो आ सकते हैं ना जहाँ पे आपको हिडन ट्रायल करके आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल मिल रही हो, तो उस केस में आपका ये मेथड काम में नहीं आता। इस चैप्टर में हम 3 मेथड सीखेंगे जो जिससे आप ये लीनियर इक्वेशंस जो है 2 वेरिएबल्स इनको सॉल्व कर सकते हो। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा एलिमिनेशन मेथड, जिनके बेसिस पे आपकी तीनों एक्सरसाइज बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.1 ग्राफिकल मेथड पे, एक्सरसाइज 3.2 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एंड एक्सरसाइज 3.3 आपकी एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइजेस बेस्ड है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब जो आपने सॉल्यूशन निकाले उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होता है, 3 टाइप्स हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस और डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तीनों टाइप्स हमने डिटेल में पढ़ी थी पिछली वीडियो में, अभी फिलहाल रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि इक्वेशन विच हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी जिन ऐसी इक्वेशन जिनका कोई एक सॉल्यूशन होता है, यानी एक एनी वन सॉल्यूशन होता है, वो आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के केसेस में आता है और इनको आप डिटरमाइन कर सकते हो, कैन बी डिटरमाइन, यानी आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा जो हमने पढ़ा था इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, यानी जिनका कोई सॉल्यूशन ही आपका नहीं आता, यानी आप इनको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इनका सॉल्यूशन का आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा होता है डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब ये डिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होता है, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशंस विच हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी जो जिनके सॉल्यूशन ही बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, जब दीज सॉल्यूशंस आर नेवर एंडिंग, ये सॉल्यूशंस का कोई एंड नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन टोटल। आप ये नहीं कह सकते कि इन टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, बट इन सॉल्यूशंस को आप निकाल सकते हो, तो इस वजह से ये ऑलवेज कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, बट ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो इसलिए इनकी कैटेगरी भी थोड़ी अलग है डिपेंडेंट सॉल्यूशंस के केस में। बट जब भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें डिपेंडेंट ब्रैकेट में कंसिस्टेंट ही लिखोगे। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट मेथड पढ़ा था ग्राफिकल मेथड का। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हमने 3 चीज पढ़ी थी कि जो आपके सॉल्यूशन है, 3 तरीके के सॉल्यूशंस आपके अगर आते हैं तो वो ग्राफ में पुट करोगे, प्लॉट करके, तो वो लाइंस कैसे दिखेंगी आपकी। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशंस का। तो यूनिक सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप ये जो ग्राफ पे लाइंस कैसे प्लॉट करते हैं, ये हम आगे आज सीखेंगे वीडियो में कि कैसे ये लाइंस जो आपकी बनाई हुई है कैसे बनाई जाती है, कैसे प्लॉट की जाती है इस ग्राफ पे। फिलहाल हम ये देखते हैं लाइंस पहले दिखती कैसे है। तो यूनिक सॉल्यूशंस के केस में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई 2 इक्वेशन है, आपने उनको प्लॉट किया ग्राफ पे, तो ये जो लाइन होगी ना ये ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी, दोनों लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। लाइंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस की आर ऑलवेज इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये हमेशा आपकी इंटरसेक्ट करेगी, तो इसी वजह से आपका जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस केस में मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, x = 2 पे और y = 4 पे, तो 2,4 आपका ओनली सॉल्यूशन आता है जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, इसका हमेशा एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब आप इन दोनों लाइन को कितना भी बड़ा कर दो, ये लाइंस और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। अब दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी नो सॉल्यूशन की। ठीक है, नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस भी कहते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि नो सॉल्यूशंस को आप निकाल नहीं सकते, तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये लाइंस आपकी क्या होती है, जनरली पैरेलल बनती है। अभी ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल है, ये वर्टिकल पैरेलल भी हो सकती है, इनके बीच का जो ये गैप है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, तभी पैरेलल लाइंस है। तो लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैव नो सॉल्यूशन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये हमेशा इक्वेशन आपकी पैरेलल बनती है।
ठीक है, इसलिए आप अब पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो उनका कभी भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ही नहीं, तो इस वजह से ये सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर हमने इसके बाद पढ़ा था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जब आप लाइंस को प्लॉट करते हो ग्राफ पे, तो वो जो दोनों लाइंस होती है ना, वो आपकी एक दूसरे पर ही बन जाती है। ठीक है, तो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे पे बनती है, ओवरलैप्ड बनती है एक दूसरे पर। ठीक है, तो जब आप ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे पे बनेगी, तो आप एक लाइन को कितने भी एक्सटेंड कर लो, वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो आप उस लाइन को, तो उन दोनों के सॉल्यूशंस भी आपके इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन थी जो यहां से स्टार्ट हुई ए बी से, और जो दूसरी लाइन है आपकी ये यहाँ से सी कॉमा डी से स्टार्ट हो रही है, बट ये बिल्कुल ओवरलैपिंग है, तो आप दोनों लाइन को कितने भी एक्सटेंड कर लो, ये दोनों लाइन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो एक दूसरे से कॉमन है और ये इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई दीज सॉल्यूशंस आर डिपेंडेंट। इन सॉल्यूशंस को आप डिपेंडेंट कहते हो, और ब्रैकेट में कंसिस्टेंट जरूर लिखोगे क्योंकि आप इनको फाइंड आउट जरूर कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कोफिशिएंट कंपेयर मेथड। ये क्या होता है, इसमें आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, लेकिन इससे आप जो दोनों इक्वेशन है आप ये पता लगा सकते हो कि वो जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग बनेंगी, पैरेलल बनेंगी या कोइंसिडेंट बनेंगी। ठीक है, इनसे आप ये पता चला, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप वो यूनिक सॉल्यूशंस है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है। फॉर एग्जांपल आपको दो इक्वेशन दी हुई है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, ये दोनों आपकी जनरल मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे x और y की टर्म्स में आपको इक्वेशन दी हुई है, और a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 क्या है, ये आपके कोई भी रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 कुछ भी, एंड होल नंबर्स में यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर्स भी हो सकता है, क्योंकि माइनस में लिख लो, -1 -2 से लेकर कुछ भी प्लस में भी लिख लोगे तो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल्स भी हो सकता है, लाइक 1.5 2.5 ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी ब्रॉड कैटेगरी में मैंने यहाँ पे लिखा है रियल नंबर्स की, हमेशा रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आप कोफिशिएंट कंपेयर के कैसे करोगे कि x का कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो x के साथ ही होगा। दोनों इक्वेशन में जो x का रेशियो होगा वो एक दूसरे का एक साथ होगा, y का y के साथ होगा, और कांस्टेंट टर्म का आपका हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो x है उसका आपको जो रेशियो बनाओगे तो a1/a2 ही करोगे, y का y के साथ ही करोगे b1/b2, एंड कांस्टेंट टर्म का आप कांस्टेंट टर्म के साथ ही करोगे c1/c2। ठीक है, तो आप इन दोनों को ही, ये तो हमने रेशियो निकाला है, तो इससे आप लाइंस कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल बनेंगे, तो वो आप इसके बाद समझते हैं। वो कैसे होगा कि यूनिक सॉल्यूशन हमने केस में देखा था कि अगर आप a1/a2 करते हो और b1/b2 करते हो, तो अगर ये दो जो रेशियो है वो आपका इक्वल नहीं आता है, पहले ही इक्वल नहीं आता, तो ये जो लाइंस है वो आपकी इंटरसेक्टिंग बनती है। लाइंस जो होगी आपकी इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे आपको c1/c2 निकालने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको a1/a2 और b1/b2 ही निकालना होगा, c1/c2 आपको बाद में निकालना होगा अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब। अगर स्टार्टिंग में ही ये दोनों अनइक्वल आए तो आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, c1/c2 को आप डायरेक्ट इसमें देख सकते हो कि ये यूनिक सॉल्यूशंस बनेंगे और लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी। लेकिन इन केस अगर ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाते हैं, तो अगर ये इक्वल आ जाता है तो अब दूसरा केस हो सकता है कि अगर ये इक्वल आ गए तो या तो c1/c2 भी इनके इक्वल आएगा या c1/c2 इनके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाता है तो यानी अगर ये तीनों ही इक्वल आ गए तो यानी आपकी जो लाइंस होगी वो कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे में। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उसके, क्योंकि ये तीनों ही रेशियोज इक्वल है, तो यानी लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर ये रेशियो c1/c2 के साथ इक्वल नहीं आता है, अनइक्वल आता है, तो यानी आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो लाइंस होंगी वो यूनिक सॉल्यूशन की होंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की होगी या नो सॉल्यूशन की होगी। सबसे पहले आपको c1/c2 नहीं निकालना, सबसे पहले आपको a1/a2 और b1/b2 यानी x और y के ही रेशियोज को कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करके ये दोनों अनइक्वल आते हैं, इक्वल नहीं आ रहे, तो आपकी डायरेक्ट आप लिखोगे यूनिक सॉल्यूशंस है इसके और लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी। ठीक है, अगर आप में इक्वल आ रहे हैं ये दोनों, फिर दूसरे आप c1/c2 निकालोगे। अगर c1/c2 के साथ ये इक्वल आ गए तो लाइंस कोइंसिडेंट बनेगी, और अगर इक्वल नहीं आया तो आपकी लाइंस पैरेलल बनेगी। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ा था पूरा। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं, बुक में चलते हैं एक बार। बुक में भी हमने यही सब चीजें देखी थी, जो ग्राफिकल मेथड है आपका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इसमें हमने यही चीज पढ़ी थी कि जो लाइंस है वो या तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट में हमने कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, और डिपेंडेंट में आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके एक एग्जांपल दिया हुआ था आपको इन तीनों लाइंस का कि कौन सी, जैसे यहाँ पे तीनों का एग्जांपल दिया हुआ जो हमने डिस्कस किया था, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके इस टेबल में।
ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको जब आप ग्राफ में पहली बात तो प्लॉट कैसे करते हो, ठीक है, और ग्राफिकली आप सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो अपने एग्जाम्पल्स वाली उसमें चलते हैं। एग्जाम्पल्स आपके 3.1 के। ठीक है, तो एक पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पल्स 3.1 के। ठीक है, जो आप डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, आप इसमें बस जस्ट मेहनत करो तो हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1 कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो हमें पहले तो इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है और चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं, एंड इफ सो अगर होती है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है और उस पॉइंट को निकालना है। ठीक है, तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले, x + 3y = 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमारे को, x + 3y = 6, और दूसरी क्या दे रखी है आपको, 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी है। अब आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले आप एक इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर, x + 3y = 6। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को आप लिखोगे यहाँ पे 2x - 3y = 12। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर एक टेबल बनाएंगे x और y की, x और y। ठीक है, आपको कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ना ग्राफ पे कह लो या कभी भी इन जनरल भी कह लो, कभी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ना हमेशा आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप कभी भी 2 पॉइंट से कम में एक लाइन नहीं बना सकते। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो अगर आपको कोई एक ही पॉइंट दिया हुआ है ये, अब आप इससे लाइन बनाओ, तो आप इससे लाइन ऐसे भी बना सकते हो। ये थोड़ी लाइन मेरी ऊबड़ खाबड़ बन रही है, सीधी स्ट्रेट नहीं बनी। आप स्केल से बनाओगे तो स्ट्रेट बननी चाहिए। आप लाइन ऐसे भी बना सकते हो इस पॉइंट से, आप लाइन सीधी भी बना सकते हो, आप लाइन ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट से तो आप लाइन ऐसे 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 इस पॉइंट से कैसे भी बना सकते हो ना। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट दियो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 2 पॉइंट है, अब आप इससे बना के दिखा दो कोई 2-3 लाइन। ठीक है, अब आपकी सिर्फ एक ही लाइन बनेगी जो कि इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, तो वो आपकी ये लाइन होगी। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट से कोई ऐसे लाइन तो बना नहीं सकते कि जो अगर सीधी बना दोगे, सीधी में ये पॉइंट नहीं आएगा और हॉरिजॉन्टल में ये नहीं आएगा। तो ठीक है, आप इससे लाइन बनेगी तो आपकी एक ही लाइन बनेगी, हल्का सा भी टिल्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखोगे ना, तो आपको 2 पॉइंट तो एटलीस्ट चाहिए होंगे एक लाइन को ड्रॉ करने में। ठीक है, इसलिए हम हर इक्वेशन में जो है हर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ना, जब आप हर के आप 2-2 पॉइंट तो निकालते ही हो एटलीस्ट। आप चाहो तो यहाँ पर 3 पॉइंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको चलो स्टार्टिंग में 3 पॉइंट निकाल के दिखा देती हूँ, बट आप जो है पेपर में 2 पॉइंट ही निकालना, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। तो अब मैं अभी यहाँ पर 3 पॉइंट निकाल के दिखा देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको पेपर में 2 ही पॉइंट निकालने, क्योंकि 2 पॉइंट से भी आपकी लाइन वही बनेगी सेम। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। पहले तो मैं ये रब कर लेती हूँ। पहले ये रब क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लाइंस को प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आप एक बार तो x को 0 रख दो। तो देखो x को 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने x को 0 रख दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 3y = 6, विच इज 3y = 6 एंड y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई। अब दूसरे केस में क्या करो, y को 0 रख दो। अगर y को 0 रख दोगे तो ये x + 3y में ये पूरा का पूरा 0, x + 3 × 0 = 6, ये तो पूरा 0। ठीक है, तो इसको आप लिखो ना लिखो, x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, डायरेक्ट 6 आ जाएगी, 6।
ठीक है, आपके वैसे दोनों पॉइंट हो गए, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट जस्ट आप एक और एग्जाम्पल में आप पॉइंट निकाल देती हूँ। अब दूसरा पॉइंट अगर आप निकालो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 में मैं मान लो x को 1 पुट कर देती हूँ, तो ये 1 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 3y की वैल्यू क्या जाएगी, ये 1 उधर जाएगा तो 6 माइनस 1 5, y की वैल्यू आएगी आपकी 5/3। अब देखो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, वैसे तो फ्रैक्शन भी प्लॉट किया जा सकता है ग्राफ पे, लेकिन आप फ्रैक्शंस को अवॉइड करोगे, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन डालोगे ना तो आपकी गड़बड़ हो सकती है ग्राफ में और आपकी लाइन गलत बन सकती है, आपका सॉल्यूशन भी गलत आ सकता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप हमेशा फ्रैक्शन को अवॉइड करोगे और एक ऐसी वैल्यू लोगे जिसमें एक कोई नंबर इंटीजर ही आए। ठीक है, इंटीजर कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पर आपने x को 1 पुट करा था जिसकी वजह से ये फ्रैक्शन आया, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं था 5। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर x का पुट करो जो यहाँ माइनस करने पर 3 का मल्टीपल छोड़े। अगर आप 2 डालोगे तो 6 माइनस 2 आपका 4 आएगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। अगर आप 6 माइनस 3 डालते हो तो 6 माइनस 3 इज 3, बट ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर आप ये डालोगे तो 3y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी एंड y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप x को 3 डालोगे तो आपका y की वैल्यू 1 आएगी, जो एक पॉइंट है उसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपको, उसके साथ भी यही करना है सेम। आपको फटाफट से जो पहले x को 0 रख लो, फिर y को 0 रख लो, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट निकाले, आप चाहो तो 2 पॉइंट निकाल लेना और फ्रैक्शन को अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वही सेम करेंगे, पहले x को 0 रख दोगे। यहाँ पे केस में अगर आप x को 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा फर्स्ट, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 एंड माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12, 3 वहां जाएगा तो ये कट जाएगा 3 4 से, y की वैल्यू माइनस का 4 आएगा, तो एक पॉइंट हमारा y की वैल्यू -4 हो गया। ठीक है, अब आप y को 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, y को 0 रख दोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा 3y, तो 2x इज इक्वल्स टू 12 एंड x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 आ गया। तीसरा पॉइंट वही फिर से निकालते हैं। अगर आप यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 है, अगर आप यहाँ पे x को 1 पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 एंड माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इज 10। देखो अब ये फिर से 3 का मल्टीपल नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई कैसा नंबर रखना होगा जो 3 का मल्टीपल दे दे। ठीक है, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो ये 2 1 जा 2 हो गया। अगर आप x को 2 रखते हो तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 12 माइनस 4 इज 8, 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। आप 3 रखते हो x को तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 12 माइनस 6 इज 6, तो वो 3 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा माइनस का 3y, यहाँ पे जब आप x को 3 रखोगे, यहाँ पे x को जब आप 3 रखोगे तो 12 माइनस 6 इज 6 एंड आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 2 जा 6, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, y की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आ जाएगी। और आज ऐसे आपने 3 पॉइंट्स उसके हर इक्वेशन के निकाल लिए। ठीक है, अब जस्ट बस आपको प्लॉट करना है और देखना है कि क्या इस दोनों इक्वेशन को जब आप प्लॉट करते हो तो आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है या इनकंसिस्टेंट आता है। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। देखो अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखोगे आप, पॉइंट कौन सा बना, हमेशा जो आपका पॉइंट होगा, जो पॉइंट होता है आपका x, y होता है, जहां पे सबसे पहले x का आता है और फिर y का कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, सबसे पहले आपका x का आएगा फिर y का आएगा, y पहले कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट कौन सा बना, सबसे पहले x फिर y, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट आपका 0,2 का, यहाँ पे आएगा आपका 6,0 का और यहाँ पे आएगा 3,1 का। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0,-4 का आएगा, यहाँ पे 6,0 का आएगा और यहाँ पे 3,-2 का आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। अब आपको उसको प्लॉट कैसे करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमने आप जब ड्रॉ करोगे इसको, आपको देखना है x के कहाँ पे कितने पॉइंट्स है। x की वैल्यू यहाँ पर 6 तक जा रही है हाईएस्ट, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 6 तक हाईएस्ट है, तो आपको एटलीस्ट x को 6 तो ड्रॉ करना ही होगा पॉजिटिव तक। ठीक है, और आपका y की वैल्यू आपकी हाईएस्ट -4 तक जा रही है, तो यानी आपके नीचे हाईएस्ट जा रही है। तो आप थोड़ा इसको ऊपर से बनाओगे तो बेटर बनेगा, क्योंकि ऊपर आपका y की 2 तक ही वैल्यू मैक्सिमम है, नीचे ज्यादातर वैल्यू नीचे है y की। अब इसको प्लॉट करोगे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इसको स्ट्रेट लाइन, 1 मिनट रुको, क्या हो गया,
एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी, थोड़ी सी ऐसी ही बनेगी। आप स्केल से ड्रॉ करना है इसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि ये आई। ठीक है, अब आप इसको ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट जो होता है आपका 0, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0,0 ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, आपका जो 0,0 का पॉइंट होता है ये आपका ऑलवेज ओरिजिन पॉइंट होता है, जहां पे आपका x भी 0 और y भी 0, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब आप यहाँ पे इसको प्लॉट करोगे, x को 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेबलिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में ना आपकी जो ये प्रेजेंटेशन होती है ना, यही सबसे ज्यादा मैटर करती है। जितना सुंदर आप ग्राफ बना सकते हो उतना सुंदर ग्राफ बनाना, ताकि टीचर देख के बस नंबर दे दे। ठीक है, और ये आपका ऊपर पॉजिटिव बनेगा। ये साइड कौन सी है? एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव, नेगेटिव को क्या कहते हैं? एक्स डैश। ठीक है, ये ऊपर वाई पॉजिटिव है और नीचे वाई नेगेटिव होता है, तो वाई को वाई डैश कहते हैं। आई होप ये पता होगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -6। आपको y -6 तक वैसे चाहिए नहीं, -4 तक ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो आपने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। मैंने बता दिया पॉइंट्स कैसे देखोगे, जहाँ x के हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक है? 6 तक जा रहा है, तो x को एटलीस्ट 6 तक बनाओगे ही बनाओगे, और y का हाईएस्ट पॉइंट -4 तक जा रहा है, तो आप -4 तक इसको बनाओगे। अब आप पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करोगे, x + 3y = 6 को, तो आपके जो पॉइंट्स है 0,2, देखो x में 0 और y पे 2, ये मैंने यहाँ लेबलिंग नहीं की, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 0,2, ये 0 और 2 कहाँ? ऊपर पॉजिटिव में, तो एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 6,0, यानी x पे 6 और y तो 0 ही, तो यानी एक पॉइंट आपका ये आ गया, और एक पॉइंट है 3,1 का, यानी x पे 3 और y पे 1, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया। अब आप इसको बनाओ, इसको ज्वाइंट करो, तो ये मेरा तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा नहीं, आप इसको स्केल से पेंसिल से बनाओगे। देखो ये पॉइंट ना बिल्कुल मैच करने चाहिए। अभी मेरा यहाँ टच नहीं करा, बट ये बिल्कुल आपका मैच करना चाहिए। अगर आपका पॉइंट मैच नहीं करेगा ना, तो आपका क्वेश्चन वो टीचर गलत कर देगी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मैच करना होगा। जैसे आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पे आपको उस लाइन का नाम भी लिखना होगा। यहाँ पे लिख दो या नीचे कहीं पर भी लिख दो, बट उस लाइन का नाम लिखना होगा कि आपने कौन सी लाइन प्लॉट करी है यहाँ पर। तो आपने जो लाइन प्लॉट की है वो x + 3y = 6 प्लॉट की है, आपने उस लाइन का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर आपने ये जो दूसरी लाइन है इसको प्लॉट करोगे, एक तो 0,-4, 0,-4, यानी x पे 0 y पे -4, एक तो ये नीचे, और दूसरी है 6,0, 6,0। देखो यहीं पे दिख गया कॉमन पॉइंट, 6,0 वही पॉइंट है, एंड एक है 3,-2, 3 और -2। देखो ये लाइन भी वैसे यहीं से ही जाएगी, और यहाँ जब आपने निकाला तो आपको यही दिख गया कॉमन पॉइंट, दोनों में 6,0 कॉमन पॉइंट है। तो आप जब इसको ड्रॉ करोगे, अब इसमें लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट, देखो मेरा तो बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं बना। ठीक है, आप इसको एकदम, ओहो स्ट्रेट नहीं बन रहा, थोड़ा सा टच नहीं करा। ठीक है, आप इसको स्ट्रेट बनाना बिल्कुल पेंसिल से, तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। और आप इस लाइन का नाम लिखोगे, क्या जो लाइन का नाम है? 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, ये इस लाइन का नाम आ गया। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉइंट, अब देखो आपने ग्राफ प्लॉट किया, अब आपको पता है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइंस कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी आपका यूनिक सॉल्यूशन इसमें होगा, विच इज ये 6,0। तो यानी लाइंस आर आपकी, ये जो कौन सी है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, दैट मीन्स इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, और यूनिक सॉल्यूशन भी आपको पता है, द सॉल्यूशन इज 6,0। 6,0 मतलब आपका x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये आपका इस सॉल्यूशन का आंसर है। ठीक है, और कभी कभार आप इसको नाम भी ले देते हो, आप इसको नाम दे दोगे ऐसे a, जहां पर ये जो क्लोज्ड रीजन बना है, जो आपके ग्राफ के अंदर का रीजन है ना, ये इसको आप नाम भी दे सकते हो कि लाइक a, यहाँ पर b और यहाँ पर c।
ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ ये अंदर वाले एरिया को, तो ये आपका कुछ ऐसा होगा। देखो ये वाला जो एरिया है ना आपका, ठीक है, ये थोड़ा ये जो आपका अंदर का रीजन है ना, ये मेरा थोड़ा बाहर आ गया, मैंने वैसे समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, ये जो रीजन आया आपका अंदर का शेडेड रीजन, कई बार आपसे इसी पे क्वेश्चन आया था, बट हमारे को क्वेश्चन इस पे नहीं था, हमको सिर्फ पॉइंट निकालना था। तो ये जो सॉल्यूशन आया आपका 6,0 का, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है और यही इसका आंसर है। ठीक है, आपको मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया, कैसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ये 0,0 ओरिजिन, तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये नहीं लिखना वहां पर, आपको ये लिखना है लाइंस जो आपकी इंटरसेक्टिंग है, यानी आपका यूनिक सॉल्यूशन है विच इज 6,0 एंड इस ये जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि अब हम इसमें चेक करें, मैं बोला था ना कि अगर कंसिस्टेंट है या नहीं और कौन सा पॉइंट है, तो हमने जब इसको डाला तो इन्होंने भी जो आपकी इक्वेशन थी इन्होंने y करके डाला है। आप वैसे जैसे मैंने बताया वैसे भी करोगे, दोनों पॉइंट डाले कि एक बार x को 0 तो y की वैल्यू 2 और y को 0 तो x की वैल्यू 6, एक ये पॉइंट निकाला। ऐसे इन्होंने x को 0 रखा तो ये वाली वैल्यू, और y की वैल्यू 0 न रखे कुछ और रखी तो आपकी दूसरी वैल्यू निकाल के इन्होंने प्लॉट किया। जस्ट देखो इनका भी पॉइंट जो है 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्लॉट जैसे प्लॉट द पॉइंट्स a 0,2 और इन्होंने डाला ग्राफ पे, तो वी ऑब्जर्व यहाँ से वी ऑब्जर्व दैट देर इज अ पॉइंट 6,0 जो कॉमन है दोनों लाइंस पे कॉमन है, तो यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आपने ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ग्राफ में लाइंस को प्लॉट करना। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी 2 एग्जाम्पल और बचे हमारे, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। इसको करके आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि लाइंस को कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। ग्राफिकली फाइंड करो वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमको बताना है कि ग्राफिकली कि ये जो दोनों इक्वेशन दे रखी है, बड़ी खतरनाक से दे रखी है दूसरी वाली, तो इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या इसमें नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने आप इसको देख सकते हो, इन्होंने क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है 5/3 को। अच्छा, ये फ्रैक्शन हटाने के लिए उन्होंने 5/3 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि आप यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर का 5 है वो हट जाएगा और ऊपर का जो 3 है वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका जो है, यहाँ से एग्जाम्पल 2, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको देखते हैं। आपकी जो इक्वेशंस थी वो कौन सी थी, 5x - 8y + 1 5x - 8y + 1 = 0। और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है आपको वो 3x - 24/5 3x - 24/5y + 3/5 = 0 + 3/5 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अगर आप यहाँ पे जो ये 1 है कांस्टेंट टर्म आप उधर लेके जाओगे दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 8y = -1। और इसमें क्या करोगे, 3x - 24/5y, ये प्लस का 3/5 = के उस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन तो आपकी पहले से ही सॉल्व है, आपको इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, इसको रिड्यूस करके करना होगा। तो कैसे करोगे, देखो मैंने जैसे हमेशा बताया कि आपको फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है। मैं हमेशा फ्रैक्शंस अवॉइड करती हूँ ताकि आपका जो आंसर है ना उसमें गलती ना हो। फ्रैक्शंस के केस में कभी बार गलती हो जाती है और फ्रैक्शन जनरली अवॉइड करने भी चाहिए। तो आपको अगर फ्रैक्शंस को अवॉइड करोगे तो देखो यहाँ नीचे 3/5 चल रहा है, अगर आप इसका कुछ उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 5/3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और नीचे जो 5 है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम इसको करते हैं कि मल्टीप्लाइंग आपका ये आपका सॉल्यूशन में है
5/3 ऑन बोथ साइड्स। आपने 5/3 को मल्टीप्लाई करा दोनों साइड्स पर, तो आपका जो ये LHS है इन सेकेंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकेंड, ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जो आपको ये है 3x माइनस 24/5y, कि ये आपकी जो LHS साइड है वो 5/3 होगा, और यहाँ पर जो माइनस का 3/5 है उसका आपने मल्टीप्लाई किया 5/3 से, तो ये RHS वाली साइड होगी। ठीक है, RHS वाली साइड में तो आपका डायरेक्ट 5 से 5 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका -1 बच रहा है बस। यहाँ पे आप करोगे तो 5/3 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे और 24/5 से, ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं वो सारी मल्टीप्लाई होगी 5/3 से। तो अगर आप 5/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3x से, तो ये तो सिर्फ 5 बचेगा यहाँ पर, और अगर आप 24/5y को मल्टीप्लाई करोगे 5/3 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो गए एंड 3 से 3 8 से 24 बचेगा। यहाँ पे तो -1 बच ही रहा है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर तो 5x बच रहा है, यहाँ पर माइनस का 8y बच रहा है, और यहाँ पर माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आई है लोएस्ट फॉर्म में। अब आप ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी तो यही है, 5x माइनस 8y इज इक्वल्स टू -1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यही है, 5x माइनस 8y इज इक्वल्स टू -1। तो कहने को देखो ये फिलहाल जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी वो दिखने में अलग थी, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में लाओगे ना, तो ये इक्वेशन दोनों की दोनों सेम है। तो जब इक्वेशन ही दोनों की दोनों सेम है, तो आपकी जो सॉल्यूशंस होंगे वो ये जो दोनों लाइंस होंगी वो तो एक दूसरे पे ही बनेगी, ओवरलैप्ड ही बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस ही बनेगी, क्योंकि दोनों लाइन सेम है। आप प्लॉट करके देखोगे तो लाइन तो वही आएगी, तो आपकी जो लाइंस में डिफरेंस नहीं होगा, यानी बोथ लाइंस आर सेम। तो आपके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जिसको हम कहें डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। सो फ्रॉम दिस सो बोथ द इक्वेशंस, हम लिखते हैं बोथ द इक्वेशंस आर सेम, so we can say that this pair of equation has infinitely many solution, यानी इस पेयर के जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लाइंस है दोनों की दोनों सेम है, आपके जो ये कोइंसिडेंट लाइन है, सो बोथ द इक्वेशंस आर सेम एंड वी कैन से दैट दिस पेयर ऑफ इक्वेशन है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। दीज सॉल्यूशंस आर डिपेंडेंट, ब्रैकेट में कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। जो भी आपसे पूछा जाए कि कंसिस्टेंट पूछा है, डिपेंडेंट मतलब इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन पूछा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे क्योंकि दोनों लाइंस आपकी सेम आई है। ठीक है, एक बार बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या लिखा है। तो देखो बुक में भी यही है कि मल्टीप्लाई करा इन्होंने वही 5/3 से, तो आपकी ये लाइन आ गई, बट दिस इज द सेम एज इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 के साथ बिल्कुल सेम आई, तो हेंस द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 जो है आपकी और इक्वेशन 2 है वो कोइंसिडेंट लाइंस है, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपके। सो प्लॉट फ्यू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड वेरीफाई इट योरसेल्फ। ये आपको प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना, बट वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, जब दोनों ही सेम है तो आपकी लाइन सेम ही तो बनेगी। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 2 डन है। अब हम एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, 3 बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, चंपा वेंट टू अ सेल, ठीक है सेल में जाती है, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ठीक है, अब देखो यहीं पे दिख रहा है कि दोनों 2 वेरिएबल के क्वेश्चन है, तो कुछ पैंट खरीदने गई और कुछ स्कर्ट। ठीक है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो 2 चीज होंगी। ठीक है, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, किसने कितना सामान खरीदा, कितना खरीदा, तो शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। ठीक है, तो ये तो आपका इसने एक कंडीशन दे दी, एक कंस्ट्रेंट, यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, और दूसरा क्या बोला है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज।
ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन बनाओगे। सो हेल्प आवर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बोट। ठीक है, तो चंपा ने तो कंफ्यूज कर दिया दोनों को, उसके दोस्तों को, तो भाई तुम पता लगाओ कितने खरीदे मैंने पैंट और स्कर्ट। ठीक है, तो हम भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम भी पता लगाएंगे कि कितनी खरीदी। ठीक है, तो इन्होंने वही पैंट और स्कर्ट को आप एक्स और वाई ले लो, जैसे इन्होंने लिया लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पैंट तो एक्स और स्कर्ट्स वाई लेकर इक्वेशन फॉर्म करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मैं समझाती हूँ इक्वेशन कैसे फॉर्म की, यहीं पे समझाती हूँ क्योंकि वहाँ फिर जाकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहीं पे समझता हम सबसे पहले। ठीक है, तो पहले हम पैंट्स को एक्स ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने पैंट्स, ये पैंट्स है, पैंट्स, ये ना पीडीएफ पे लिखना झंझट हो जाता है, इस पर ना ढंग से चलता नहीं है पेन। पैंट्स और स्कर्ट्स, जो स्कर्ट्स हमने उसको वाई ले लेते हैं, चल जा। पैंट्स और स्कर्ट्स को हमने एक्स और वाई ले लिया। ठीक है, अब हम इस जो वर्ड प्रॉब्लम है ना उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन जो होगी वो सही फॉर्म होगी। क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन ही गलत होगी तो आपका ग्राफ भी गलत होगा, उसमें आपका सॉल्यूशन भी फिर गलत होगा। तो आपको इक्वेशंस को ढंग से फॉर्म करना चाहिए जो, और वर्ड प्रॉब्लम्स को ढंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है आपकी वाई, तो यानी जो ये वाई है वाई इज 2 लेस है, तो वाई आपका 2 कम है, तो यानी अगर आप इसमें 2 प्लस कर दो तो ये इक्वल आ जाएगा इसके। वाई में अगर आप वाई के बोले वाई इज 2 लेस, तो 2 लेस है, तो अगर आप इसमें प्लस कर दोगे तो ये इक्वल आ जाएगा 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज विच इज ट्वाइस, यानी ट्वाइस है पैंट क्या हमारी एक्स। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, क्या बोले, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, वही स्कर्ट आपकी वाई है, अब ये 4 लेस है, 4 कम है, तो अगर आप इसमें 4 प्लस कर दो तो ये बराबर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, यानी आपकी पैंट एक्स है तो 4 टाइम्स द पैंट। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप इसी को, अब देखो यही आपकी दो इक्वेशन होगी, नीचे आप देख सकते हो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये आपका 2 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो वही बनेगी। एंड यहाँ दिखा है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4, यहाँ पे वही बन रहा है, 4 को उधर ले जाओगे तो वही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इक्वेशन से आपकी सही बनी है। मैं लिख लेती हूँ y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x, जैसे मैंने बनाई अभी, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x, और दूसरी हमने बनाई थी y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप x और y को तो एक साथ लिख लो, तो हम y को उधर लेके जा रहे हैं, कांस्टेंट टर्म इधर ही रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ऐसे y उधर जाएगा तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेम आपकी वही इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया कि कैसे प्लॉट करना है, दोबारा से एक बार अच्छे से समझते हैं, फिर आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ्स को प्लॉट कैसे करना है। देखो प्लॉट करना में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप प्लॉट आराम से कर जाते हो, सिर्फ 2 पॉइंट निकाला, आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर जस्ट उसको वहाँ पे प्लॉट कर दो ग्राफ में, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो पहली इक्वेशन है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2i, और दूसरी आई आपकी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सेम आप यहाँ पर x और y की वही टेबल बनाओगे, x और y, यहाँ पे एटलीस्ट आप 2 पॉइंट ही निकाल लो, 2 पॉइंट में आपकी बात बन जाएगी। चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में 3 निकाल के बताया था। प्रैक्टिस के लिए 3 निकाल लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपसे 2 में अगर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप 3 निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप 2 में भी गुड टू गो हैं। ठीक है, अब आपको पॉइंट्स ऐसे निकालने, मैंने पहले बताया, आप एक बार x को 0 रख लो। ठीक है, x को 0 रख के आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो फर्स्ट वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। अच्छा, अब एक बार y को 0 रख लो, तो y को अगर 0 रखोगे तो ये क्या जाएगा 2x माइनस वाई, वाई तो 0 है तो उसको लिखो ना लिखो बराबर है, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट आया वो क्या आया 0, माइनस 2, और यहाँ पे जो पॉइंट आया आपका 1, 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर आप दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो एक बार x को 0 रख दोगे तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 में x ही पूरा 0 हो गया,
तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आपकी माइनस का 4। ठीक है, अब आप यहाँ पर y को 0 रख लो एक बार, तो 4x माइनस वाई यानी y तो 0, 4x इज इक्वल्स टू 4, आपकी x की वैल्यू 1। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट आया वो कौन सा आया, 0, -4 एंड 1, 0। ठीक है, तो आपकी ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब आपको जस्ट प्लॉट करना है इनको। प्लॉट करोगे कैसे, देखो x की मैक्सिमम वैल्यू 0, 1, 0, 1 ही है। देखो 0, 1, 0, 1, x तो सेम पे आ रहा है एंड y की वैल्यू क्या है, -2, 0, -4, यानी y आपका -4 तक मैक्सिमम जाना चाहिए। पॉजिटिव में तो कुछ है ही नहीं y का, तो आप इसको प्लॉट करोगे ना सीधा, आपकी y की वैल्यू -4, तो इसको थोड़ा ऊपर प्लॉट करो ताकि -4 तक आ जाए। देखो यहाँ पे 1, 2, हाँ यहाँ तक आ जाएगा। ये मेरी x की लाइन थोड़ी लाइन पे लाइन बन जा, हाँ बन गई। ठीक है, आपका या प्लॉट करोगे ये x, ये x डैश, ये ऊपर y एंड ये y डैश। ये आपका जो पॉइंट होगा ये 0 होगा, ओरिजिन का पॉइंट। देखो x में तो आपका 0 और 1 तक ही है, 0, 1, 2, 3 और 4। इसमें तो आपको ज़्यादा प्लॉट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इधर तक तो आपका कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, ये तो आपके पॉइंट आ गए। और y के में भी आप पुट कर लो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4 एंड यहाँ पे प्लॉट करोगे -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो आप इसको प्लॉट करोगे। अब पॉइंट क्या है आपका 0, -2, तो 0 और -2 ये वाला पॉइंट। ठीक है, और आपका पॉइंट नेक्स्ट 1, 0, तो 1 x पे 1 और फिर y पे 0, तो यानी ये वाला पॉइंट। तो ये वाली आपकी लाइन बनेगी। अभी मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी बन जाएगी, बट आप सही से बनाना। देखो ये पहले ही कर्व बन रहा है तो ठीक है, ये इसमें यही दिक्कत होती है ऑनलाइन में ना, स्केल से मेरे को आती नहीं है बनानी इसमें। ठीक है, ये लाइन बन गई आपकी सीधी। इस लाइन का आप नाम दोगे क्या, इसका इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये आप नाम दोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और नेक्स्ट आप बनाओगे 0, -4, 0, -4 आपका ये वाला पॉइंट आएगा। और फिर है दूसरा 1, 0 का, 1 और 0। देखो यहाँ पे भी 1, 0 और आपका ये दोनों कॉमन पॉइंट आ गए। दोनों में आप सॉल्यूशन में भी इधर देखोगे ना, तो 1, 0, 1, 0 यहाँ पर सेम आ रहा था, तो यही वाला 1, 0 आपका पॉइंट आएगा एंड ये वाली जो लाइन होगी वो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, मतलब थोड़ी सी ऐसी आएगी। अब ये लाइन मेरी थोड़ी सी ठीक से नहीं बनी है, तो आप इसको ग्राफ में बनाओगे ना जब, तो स्केल से बनाना। यहाँ पे मेरे से सीधी लाइन नहीं बनी हुई है, स्केल से बनाना बढ़िया सी एकदम। ठीक है, तो इसका आप नाम लिख दोगे, नीचे लिख देना जोन सी भी लाइन आपने बनाई 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही वाली लाइन थी हमारी, हाँ 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो आ गया, ये कॉमन पॉइंट आ गया, ये दिख रहा था, तो यानी इस जो लाइंस है ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इसके लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है। तो आप इसको पॉइंट भी दे सकते हो 1, 0 या a लिख दो, सिंपली a पॉइंट लिख दो। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, सो इससे हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, lines are intersecting and the pair of equations has consistent solutions. Solution और यूनिक सॉल्यूशन, जो आपका यूनिक सॉल्यूशन है वो है इसमें। सो द यूनिक सॉल्यूशन इज
यूनिक सॉल्यूशन ही लिख लो। सो द यूनिक सॉल्यूशन इज 1,0 1,0 जहाँ पर इसको लिख लोगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। अब देखो पहले ये आपका यूनिक सॉल्यूशन तो आ गया, बुक में भी देख सकते हो आप, इन्होंने पुट करा और देखो लाइंस वही है ना, इंटरसेक्टिंग सी बन रही है यहाँ पर 1,0। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भी इसको प्लॉट किया और आपका आंसर। अच्छा, अब हमने जो ये 1,0 आया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x क्या था हमारा, नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, और y क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्कर्ट परचेस्ड। तो y की वैल्यू तो 0 है, यानी उसने स्कर्ट खरीदी नहीं, उसने सिर्फ एक पैंट खरीदी। तो यानी सो नंबर ऑफ पैंट्स शी परचेस्ड इज ओनली 1 and she doesn't purchased any skirt। यानी उसने कोई स्कर्ट खरीदी ही नहीं। देखा कितनी चालू लड़की थी, अपनी फ्रेंड्स को पागल बना गई। यदि तुम लो इक्वेशन सॉल्व करते रहो और पता लगा लेना कि मैंने कितनी पैंट खरीदी। एक पैंट खरीदी और एक पैंट में इतना तामझाम करा आपने निकालने के लिए कि कितना क्या खरीदा उसने। अच्छा ठीक है भाई, हम भी मैथ्स के स्टूडेंट थे तो हमने भी निकाल लिया कि ले भाई हमने निकाल लिया, तूने एक ही पैंट खरीदी है और स्कर्ट खरीदी ही नहीं है। ठीक है, आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो कुछ भी अपने, बस आपका आंसर उसमें सही आना चाहिए। ठीक है, तो प्लॉट किया पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइन्स पासिंग थ्रू द देम टू रिप्रेजेंट द इक्वेशंस। तो आपने देखा जो दोनों लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है आपकी एट अ पॉइंट 1,0। तो सो x इक्वल्स टू 1 एंड y की वैल्यू 0। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सो यानी द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज इज 1 एंड शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट। इसने कोई स्कर्ट खरीदी ही नहीं, आपका एक पैंट ही खरीदी थी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने बस एग्जाम्पल्स इसमें इतने ही थे। एंड क्या लिखा है, वेरीफाई द आंसर बाय चेकिंग वेदर इट सेटिस्फाइड द। वेरीफाई करके देख सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अब आपका एक्सरसाइज 3.1 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 है 2 3। ओहो ये तो बड़ी एक्सरसाइज है, आपकी टोटल 7 क्वेश्चन है, इसमें 7 को हम करेंगे। ठीक है, ये एक वीडियो के अंदर तो शायद नहीं आ पाएंगे, आपके 2 वीडियोस में मैं ये एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट करा दूंगी। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स को। इसमें आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस मेथड से आपको कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है वो सिखाया हुआ है पूरे में स्टेप बाय स्टेप। और फिर आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फिर आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, तीसरे में तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं। ठीक है, तो थर्ड में फिर आपका एलिमिनेशन आएगा, एलिमिनेशन मेथड सिखाया हुआ है एंड देन उसकी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज में और देन समरी फिर ख़त्म। ठीक है, तो आपका ये तो इतना ही है, वही फिलहाल हमने इतना ही इसमें सीखा। अब एक्सरसाइज 3.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर मैं इसको रिवाइज कराऊँ छोटा छोटा कि हमने आज प्लॉट करना ही सीखा है वैसे तो मेनली। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स 3.1 हमने स्टार्ट किया, इसमें आपको हमेशा कैसे ग्राफ में प्लॉटिंग करनी होगी लाइन्स की, ग्राफिकल मेथड से। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना चाहते हो यानी सॉल्यूशंस निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो दोनों इक्वेशंस हैं उसको अलग अलग करके लिख लेना है, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, फिर आपने एक्स और वाई की एक छोटी सी टेबल बनानी है। टेबल क्यों बनाएंगे, हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो निकालने होंगे एक लाइन बनाने के लिए। मैंने आपको बताया कि एक लाइन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होती है। यहाँ पे लिख लो छोटा सा, अगर बच्चे भूल जाते हैं, अ लाइन रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू बी ड्रॉ। आपको ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट ये जो लाइन है ना उसके 2 पॉइंट तो चाहिए ही होंगे। 1 मिनट, पीला वाला ले लेते हैं, पीले से हाईलाइट कर देती हूँ मैं, तुमको याद रहे। ठीक है, ये थोड़ा मोटा नहीं है, जरा मोटा वाला लेते हैं।
हाँ ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपको ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही होते हैं। ठीक है फिर आपने 2 पॉइंट तो निकालने हैं एक्स और वाई की। आपने एक टेबल बनाई। पॉइंट्स कैसे निकालोगे? पहले एक्स को 0 रख लो तो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको करके बताया था कैसे आएगी। फिर आप एक बार वाई को 0 रख लो तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा पॉइंट मैंने इसमें निकाल के दिखा दिया कि अगर आप मान लो निकालते भी हो तो कैसे निकालोगे। और आपको हमेशा इसमें फ्रैक्शंस को अवॉइड करना। मैंने पहले ही बताया कि आपकी वैल्यू गलत आ सकती है, मतलब गलत, अब उसको ढंग से थोड़ा बहुत नहीं भी करना तो आपकी वैल्यू गलत आ सकती है। आपको फ्रैक्शंस को हमेशा अवॉइड करना है। ऐसे इसमें भी एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू आ गई, एंड वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे? हमेशा एक्स कॉमा वाई करके। आपका जो पॉइंट होगा उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट पहले होगा, वाई का कोऑर्डिनेट बाद में होगा। एक्स का जो नंबर होगा वो आगे और वाई पीछे। तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा? पहले एक्स फिर वाई, तो आपका पॉइंट आएगा 0,2, यहाँ पे 6,0 एंड 3,1। सेम ऐसे इधर भी करना है आपको पॉइंट्स के लिए। और जब आपने प्लॉट किया इसको, तो प्लॉटिंग करते वक्त जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें नंबर्स कहाँ तक लोगे? आपको देखना है एक्स की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है। तो 6 तक तो हाईएस्ट है ही पॉजिटिव में, तो आपको पॉजिटिव में 6 तक तो बनाना ही है। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव तक 6 बना लिए थे। फिर वाई में आपने देखना है क्या है, 2, और पॉजिटिव में 2 और नेगेटिव में -4 तक एटलीस्ट बनाना है। तो नेगेटिव में मैंने -4 से भी ज़्यादा बना लिया और ऊपर तो 2 तक बनानी है। तो ऐसे आपने लाइन्स बनानी है। ठीक है, इनकी लेबलिंग ढंग से करनी है, एक्स एक्स डैश और वाई डैश। फिर आपने इन पॉइंट्स को जस्ट पुट करना है, लाइन्स ड्रॉ करनी है। लाइन्स ड्रॉ करते वक्त जब आप लाइन बना लोगे तो दोनों लाइन की इक्वेशन को जरूर लिखना है उस पर कि ये जो लाइन आपने बनाई है कौन सी इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x + 3y = 6, ये फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन पे मैंने इसका नाम लिख दिया 2x - 3y = 12। जब इसको लाइन्स को बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये जो केस था वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का था। तो आपकी लाइन्स जो आपकी इंटरसेक्टिंग आई तो यानी आपका इंटरसेक्टिंग है, तो यानी आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन में हमें दिख गया 6,0, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया था। और यूनिक सॉल्यूशन है तो आपका आंसर कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आएगा। फिर हमने यहीं पर एग्जाम्पल 2 को भी डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल 2 में जो ये है इसको आपको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। 24/5 जो बड़ा था इसको थोड़ा रिड्यूस करके हमने करा। तो ये जो दूसरी इक्वेशन भी थी वो भी इसी के फॉर्म में आ गई थी। तो ये जब दोनों इक्वेशन सेम है तो आपकी लाइंस भी दोनों सेम ही बनेगी। ठीक है, सो बोथ द इक्वेशंस आर सेम, सो वी कैन से दैट दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपके इसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। और जो है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस को आप इसको बोलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब आपके 2 पॉइंट्स, इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम्स के केस में था। देखो तीनों जो एग्जाम्पल करे ना हमने, तीनों का जो टाइप था वो अलग अलग था, सेम नहीं था तीनों। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो फर्स्ट में तो आपको डायरेक्ट दे रखी थी आपको इक्वेशन। देखो 1 मिनट, हाँ, फर्स्ट में आपको इक्वेशन दोनों डायरेक्ट दे रखी थी। इसमें आपको इक्वेशन डायरेक्ट मैंने जस्ट समझाया कि कैसे इनको प्लॉट करके आपको करना है। सेकंड में आपको इक्वेशन अलग थी, वो इंटरसेक्टिंग की थी, जो जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो। इसमें आपको थोड़ा सा इक्वेशंस में घुमा दिया कि यहाँ पे 24/5। अब कोई बच्चे सोचेंगे यार 24/5 y को पुट करके देखो, या x को 0 रख लो, y को 1 रख लो। तो आप इसमें लाइंस प्लॉट कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। जब आप लाइंस प्लॉट करोगे ना तो ये कोइंसिडेंट ही बनेगी। अगर आप ये जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 5/3 इसको छोटा करके, अगर आप उसको बना भी लेते तो भी आपकी लाइंस कोइंसिडेंट बनती, तो ये अलग बनता थोड़ा। और तीसरा एग्जाम्पल में आपको डायरेक्ट इक्वेशन ना देकर वर्ड प्रॉब्लम्स के उसमें दे दिया कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन ज्यादा करके जाने, क्योंकि पेपर में ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्ट भी आते हैं, बट डायरेक्ट से ज्यादा आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादा अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर लोगे तो डायरेक्ट आपको आता ही है फिर करना, उससे आपका एक स्टेप बल्कि और बढ़ जाता है वर्ड प्रॉब्लम से, कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ के उस इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, एंड देन प्लॉटिंग तो फिर सेम ही है सिंपल वाले में भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को समझकर इक्वेशन बनाई, एंड जैसे कि मैंने बताया एक्स और वाई की टर्म्स एक साथ और कांस्टेंट टर्म जो है इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड, तो वही हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो हमारा जो ये आया
यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके x और y की वैल्यूज प्लॉट करेंगे। एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू -2 आई, एंड y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आई। ऐसे इधर x की वैल्यू को पहले 0 रखा, y की वैल्यू आपकी -4 आई, फिर इसको 0 रखा तो इसकी वैल्यू ये आई। फिर आपने इसमें पॉइंट्स निकाल लिए 0, -2, ये जो हमने प्लॉट किया, क्योंकि x को पहले लिखोगे y को बाद में, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको प्लॉट किया लाइंस को। तो जब आपने इसको यहाँ पे लाइंस प्लॉट की तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनका इंटरसेक्टिंग लाइंस का पॉइंट है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड द पेयर ऑफ इक्वेशंस एज कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। और आपका जो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो आपके यूनिक सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस है। देखो ये यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देती हूँ, ये आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। लाइंस जो है आपकी इंटरसेक्टिंग है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि उसने कितनी पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे थे। नंबर ऑफ पैंट शी परचेज इज ओनली 1 एंड शी डजंट परचेज एनी स्कर्ट। ऐसे करके आपने लाइंस को प्लॉट किया था और फाइंड आउट किया था कि कैसे प्लॉट करा जाता है। बहुत आसान है, आप नेक्स्ट क्लास में अपने खुद से जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके आना और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इसमें प्लॉट करना है। और ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार खुद से करना घर पे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। देखो इसमें भी वही क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फिर फाइंड करना है उनको सॉल्यूशन को ग्राफिकली। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा दी हुई है, पेंसिल और ये पेन वाली वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। फिर आपको एक 2-3 रेशियो के क्वेश्चंस हैं A1 B1 करके वाले फिर आपको निकालने होंगे। बात इतनी सी है कि है पूरी एक्सरसाइज में इतनी चीज़, लाइंस प्लॉट करनी है, ग्राफ में इंटरसेक्ट करती है तो आपके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन होंगे, और वो एक दूसरे पे बन गए, ओवरलैप्ड बन गए तो कोइंसिडेंट होंगे। बात आपकी इतनी सी है, प्लॉट करना आपको आना चाहिए। ये प्लॉटिंग करना मैंने सिखा दिया, इसको प्लॉट करो, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, बहुत आसान है ये, ठीक है। और बस इसमें क्वेश्चन ये बहुत आसान पड़ता है क्योंकि आप इसको ग्राफ में बनाओगे। एक तो ये ज़्यादा मार्क्स का आता है इन क्वेश्चंस में ना। आपको एडवांटेज क्या होता है, मैं अगर इसमें ना बात करूँ ना, बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ पे बेनिफिट की बात करूँ मैं अगर, एक तो ये क्वेश्चन जो होता है आपके हायर मार्क्स के आते हैं, हायर मार्क्स के आता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रेजेंटेशन का, रोल ऑफ प्रेजेंटेशन का इसमें सबसे बड़ा है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इनको करना, ठीक है। जो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज करके आना। तो अब मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ।